एक चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी, एक चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी इस चुनाव में मतदाता सूची, इस चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग लिया। इस चुनाव में मतदाता सूची में से मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग लिया। लिख लेना, ये अच्छा सवाल है, कल बोला भी था कि एक ही सवाल बाकी। मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग लिया। 60 मत अमान्य करार दिए गए, 60 मत अमान्य करार दिए गए। ए को मिले, ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज मतों की संख्या का 47%। ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज मतों की संख्या का 47%। 47%। तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करता है, तथा वह बी को 308 मतों से पराजित करता है। तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होती है? कुल डाले गए मतों की संख्या क्या होती है? इनके लिए एक लोग पानी लेके आओ। सही, बढ़िया। हाँ, मतलब इतनी आसानी से कैसे करती है? भाग ही नहीं लिया सर, 100 में 10 का तो काम खत्म, 90 में क्या सर, ए को 47 मिले तो बी को 43, डिफरेंस 4, 308, 60 सर समान करार दे दिए गए, 308 में 60 लेस करके 248, 4 से काट लिया 62, ए बस 62, सही है। तुमसे मैं उम्मीद नहीं इतनी बुद्धिमत्ता की। देखो, टोटल वोट मांगी या 100% भी अगर लिखो तो चलेगा, या 100 एक्स लिखो। परसेंटेज के सवाल में अगर कभी एक्स मानने की नौबत आ जाए, ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि एक्स मानने ही पड़ता, ठीक है, तो उस कंडीशन में 100 एक्स ही मान। अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो
तो तुम्हें x मानना पड़ा, तो फिर 100x मान, ठीक। 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं दी, तो वोट कितने लोगों ने, और मतदाता सूची में दर्ज मत कितने, 100, इसका 43% एरिया, हाँ 47% एरिया। तो बी को कितने वोट मिले, तो कहो कि बी को मिले वोट 43 प्लस प्लस 60 क्या किया, अमान्य वोट भी तो थे, वो भी इसी को मिले। इसके सारे वोट वैलिड हैं क्योंकि मतदाता सूची में दर्ज, मतदाता सूची में जो दर्ज मत होंगे वो तो सारे वैलिड होंगे, वो अमान्य तो होते नहीं। अगर मतदाता सूची में दर्ज है कोई, फिर वो मत डालना है तो वो तो वैलिड है ना, डालेंगे। ये जो 47 एक्स है ये कैसे वैलिड, एक होंगे। बी को बाकी सारे वोट मिले हैं, बाकी सारे मतलब 90 में 47 हो गए तो बचे क्या 43, और वो जो 60 फर्जी वोट थे वो भी इसी को मिले, ठीक है। फिर ये कितने वोटों से जीता, हार जीत का फैसला तो याद नोट करें, वैलिड वाले तो 4 वोटों से जीता, सवाल भी कितने से जीता। अच्छा, अगर इसको जो 60 वोट मिले अमान्य, अगर वो मान्य हो जाए, अमान्य है ना इनवैलिड वोट, अगर वो वैलिड हो जाए तो 60 कम वोटों से ये हारता, अगर ये वोट मान्य हो जाता तो 60 कम वोटों से हारता, तो 360 में 60 कम से हारता तो हारता कितने से, 1% बराबर, तो 100% बराबर, हटाए देते, काम तो वैसे भी कुछ नहीं। अगर यूज करते तो कैसे लिखते, 4x बराबर 248, तो x बराबर 62, तो 100x बराबर, सुबह लेबर मंदिर गए थे, नहीं वो मैं बताऊंगा मेरी इसमें उसको समझने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, उसने कंफ्यूज नहीं किया कि ये गलती कन्फ्यूज, वो बेचारा कोई जुर्म करे जो कन्फ्यूज करे, नहीं करती थी ना, कंफ्यूज किया हमने बोला नहीं तो मना किया था। जैसे अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति, बड़ा आसान पैटर्न नहीं, हाँ, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, एक व्यक्ति अपनी वेतन का 25% घर के किराए पर, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% घर पर लिख लो, हाउस मेंटेनेंस जो भी सब, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% घर, 5% खाद्यान्न पर, खाद्यान्न फूडिंग, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च कर, यही हो ही रहा है भारत में, शिक्षा पर कोई खर्च ही नहीं करते।
खाना, कपड़ा, यात्रा, घर, सब पे खर्चा है, शिक्षा पे नहीं। 10% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वो 27,000 रुपए की बचत करता हो, यदि वो 27,000 रुपए की बचत करता हो, तो उस व्यक्ति की कुल आय क्या है? यदि वो 27,000 रुपए की बचत करता हो, तो उस व्यक्ति की कुल आय क्या है? इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। हाँ। देखो, आय व्यय पे भी दो तरह की लैंग्वेज पे सवाल होते हैं। एक ये जिसमें डायरेक्ट दे दिया कि मकान पर 25% खर्च कर रहा है, 15% यात्रा पे कर रहा है, 10% कपड़ों पे कर रहा है, 5% खाने पे कर रहा है, डायरेक्ट दे दिया ना हर एक चीज का। एक ये पैटर्न होता है। इसमें जोड़ के 100 से घटा लेते हैं कि 100% इनकम थी, उसमें से 25% मकान पे खर्च किया, 5% खाने पर, एक पे है, 15% यातायात, 10% कपड़ों पर। तो खर्च कितना किया? 25, 30, 40। क्या चीज? अच्छा, 100 में से 55% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? तो सवाल में कितना बचा? तो 45% बराबर, तो 1% बराबर 600। 9 से काट दोगे, फिर 5 से काट दोगे, तो 100 बराबर 100 का 600 में गुणा। तो एक तो ये सवाल होगा बिल्कुल सीधा सीधा, सारे खर्चे जोड़ दो, फिर 100 से घटा दो, बचत अपने आप पता हो जाएगी। अपनी वाली बचत को सवाल वाली बचत से कंपेयर कर दो, 100 की वैल्यू निकाल दो। इसमें जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो लिख। इस तरह का सवाल बोलने की जरूरत है नहीं, ये तो ऐसे ही कर लिया होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर शेष आय का 15% पुस्तकों पर, ये थोड़ा सही इंसान होगा, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, सबसे शेष आय का 15% पुस्तकों पर। सबसे अच्छी जो पढ़ाई होती किताबों से ही होती। अगर तुम अपने आप को स्कॉलर बनाना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट, तो फिर किताब उठाओ, बुक उठाओगे तभी 100% आए, वरना कमी रह ही जाएगी अगर किताब नहीं है। 80% बंदा जो यूट्यूब से पढ़ता है वो कुछ सीख का ही नहीं पाता, क्योंकि वो बुक की एक्सरसाइज नहीं लगा। अगर एक्सरसाइज लगा ना किताब से, भले तुमने पढ़ा, तुमने यूट्यूब से चले, जैसे मान लो तुमने परसेंटेज पढ़ा यूट्यूब से ही पढ़ा, लेकिन फिर बुक से लेसन लो। अगर तुम बुक से लेसन नहीं लगाओगे तो पढ़ना ना पढ़ना सब भी कोई फायदा, कुछ याद ही नहीं रहेगा दोस्तों। अरे तुम्हें मेरे पढ़ाने से भी नहीं आएगा, हम पढ़ाते तुम्हें आ जाए, ऐसा हो ही नहीं। हम पढ़ाते फिर तुम घर पे लगा लो तो तुम्हें आ जाए। हो रही है क्या बात? तेज हो रही है। जिस दिन हम नींद में होंगे उस दिन। शेष आएगा 15% पुस्तकों पर।
तथा शेष आएगा 30% कपड़ों पर। शेष आएगा 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये, अब उसके पास 9,520 रुपये शेष बचते हैं। अब उसके पास 9,520 रुपये शेष बचते हैं। तो उस व्यक्ति की कुल आय क्या? तो उस व्यक्ति की कुल आय क्या? हाँ, देखो इस तरह के सवाल को P इंटू वाले मेथड से करते हैं। हाँ, जैसे कल वो वोट वाले सवाल नहीं किए थे कि कुल वोट मान लिए थे P, फिर 75% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया तो P इंटू 75/100, 2% वोट अमान्य हो गए तो 98/100, फिर एक मतदाता को 75% वोट मिले थे तो इंटू 75/100 बराबर 9,261। एक सवाल में किया था ना। तो ये इसी टाइप का सवाल है जिसमें भी शेष का अर्थ आए या शेष शब्द आ जाए। इसमें देखो शेष शब्द का यूज हुआ है, बोला है शेष आएगा 15% पुस्तकों पर और शेष आएगा 30% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष शब्द का यूज हुआ है ना, तो जहां भी शेष का यूज होता है वहां यही मेथड यूज होता है। देखो 30 या 20 कि हमने मान लिया टोटल वोटर्स कितने P, नहीं टोटल इनकम कितनी P मान, और 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है तो शेष कितना बचा? 80। अगर 20% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? फिर शेष का 15% पुस्तकों पे खर्च करता है। अगर 15 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? फिर शेष का 30% कपड़ों पे खर्च, तो 30% कपड़ों पे खर्च किया तो शेष कितना बचा? 70। इसको बार बार 100 से घटा के यूज कर, जैसे 20 खर्च किया तो 80 यूज किया, 15 खर्च किया तो 85 यूज किया, 30 खर्च किया तो 70 यूज किया, और अंत में उसकी बचत है 9,500 बराबर कर दो 9,520। बस अब कैलकुलेट करो, 1 0 2 0 2 0 मतलब 7 से कैंसिल किया, 13 7 91, 4 50 7 6 42 और 0, 17 5 85, 17 से किया तो 8 80, 8 से 80 गया 10, 5 से 10 गया 2, 2 का 100 और 100 भी गुणा तो 20। काट पीट तो लोगे, हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, थोड़ी जल्दी कर दो कि बस ये है। ये समझ में आया नहीं है? थोड़ा बहुत आया, थोड़ा ही बहुत आया।
देखो पहले बोला है हमने आई उसकी पी मांगी, ठीक है, उसने घरेलू आवश्यकताओं पर 20% खर्च किया। शेष का मतलब घटाना ही तो होता है, बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि अगर कहीं पे शेष शब्द आ जाए तो वहां घटाया जाता है। छोटे बच्चों को ये बात सिखाई जाती है कि अगर कहीं पे कुल आ जाए तो मतलब जोड़ा जाएगा, और कहीं पे शेष आ जाए तो घटाया जाएगा। अब ये परसेंटेज है तो हर बार 100 से घटाओगे शेष आ जाए, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज कभी भी 100% ही होती है। जैसे मेरी जेब में इस समय कितने रुपए हैं, तो प्रतिशत में 100 है, शायद ऐसे ही 2 या 3 रुपए पड़े हुए, लेकिन मेरे लिए वो 100% है ना। हमको रबड़ी खानी हो, आइसक्रीम खानी हो, लस्सी पीनी हो, रसमलाई खानी हो, छेना खाना हो, कुछ भी खाना हो, इन्हीं 3 रुपए में मैनेज करना पड़ेगा। दुकानदार जाके बोले कि भाई 3 रुपए की रबड़ी फेंक दे के मुंह से, कहेंगे 3 रुपए की रबड़ी दे दो, फिर वो हमको इज्जत से बैठा लेगा, हाथ में आके देगा, बाकी लोग को भले दूर से देता हो, ज्यादा रकम दोगे तो इज्जत तो मिलेगी। तो इसमें बोला 20% घरेलू आवश्यकताओं पे खर्च किया, तो शेष कितना बचा? 20% खर्च किया, तो शेष कितना बचा? 80। फिर बोला कि शेष का 15% पुस्तकों पे खर्च किया, तो 15% पुस्तकों पे खर्च किया, तो शेष कितना बचा? 85। फिर बोला 30% कपड़ों पे खर्च किया, तो 30% खर्च किया, शेष कितना बचा? और अंत में बचा कितना? 9,500। पूरा भाग नहीं बताएंगे, वो तो कर लो, है ना। रिमेनिंग का बात हम बोले ना, पहले मतलब बोला पहले 20% डोमेस्टिक यूज हो गया, उसके बाद बोला रिमेनिंग का 15%। हाँ, तो पहले मतलब 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80 का 15%। 80 का 15 खर्च किया, खर्च किया, रिमेनिंग बचा कितना? अगेनली रिमेनिंग का यूज हुआ ना। 100 में से 20, 80, 100 में हाँ, 100 हर बार 100। देखो जैसे तुम्हारी जेब में अभी कितने रुपए हैं? मान लो, ठीक, 100 रुपए की तुमने कोल्ड ड्रिंक मंगा दी, गरीबों में बंटवा दी, तो जब तुम्हारी जेब में अभी 500 रुपए, कितने प्रतिशत है? 100%। तुमने 100 रुपए दिए, उनके चेहरे पे मारे, कहा जाओ कोल्ड ड्रिंक, भैया ले आए, सब लोगों ने पी, तुमने भी पी, कम मिली तुम्हें। अब तुम्हारे पास कितने रुपए, कितनी प्रतिशत है? अब भैया ने बोल दिया रसमलाई खानी है, तुम भैया की बात काट नहीं सकते, उनके लिए 50 रुपए की रसमलाई मंगाई, अब कितने रुपए, कितनी प्रतिशत? 100%। मंगाओ रसमलाई, वो भैया का इंतजार करो। एक व्यक्ति अपने वेतन का 45% दान करने का निर्णय, एक व्यक्ति अपने वेतन का 45% दान करने का निर्णय लेता है। 11,475 रुपए, 11,475 रुपए दान करने के बाद उसे ये ज्ञात होता है, 11,475 रुपए दान करने के बाद उसे ये ज्ञात होता है कि यह उसके द्वारा दान की जाने वाली राशि, 11,475 दान करने के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि यह उसके द्वारा दान की जाने वाली राशि का 60%, 11,475 दान करने के बाद
उसे ये ज्ञात होता है कि ये उसके द्वारा दान की जाने वाली राशि का 60% उस व्यक्ति का वेतन है। तुम्हारी चीज अल्लाह भला नहीं करे। नई नई घड़ियां खरीद, कौन सी कंपनी की? रोला, क्या नाम था? रोलेक्स की। या रोलेक्स की घड़ी खरीदी, भैया दिया की घड़ी खरीदी। काटने में, काटने में क्या कंफ्यूजन? तलवार उठाओ, शुरू हो जाए। ऑप्शन में है, देखो ये भी इसी मेथड का सवाल है, बस इसमें शेष का यूज हुआ है तो इसमें 100 से घटाओगे। शेष का यूज होता है तो 100 से घटा के यूज करते हैं परसेंटेज। अगर शेष का यूज हुआ तो प्रतिशत को 100 से घटाते हैं, जैसे पिछले सवाल में घटाए। शेष का यूज नहीं हुआ नहीं घटाते। शेष पे निर्भर करता है घटाए या ना। ठीक, उस व्यक्ति की आय कितनी थी मान लो, उसने आय का दान कितना करना था? 45%। दान किया उसने कितना? 11,000। और ये देखो, ये सोचना कि हम दान कर देते हैं, मन में भाव बड़े अच्छे अच्छे आते हैं हम लोगों के। हमारे भी मन में कई बार आते हैं कि चलो भूखों में खाना बंटवा दो, भूखों में खाना बंटवा। अब जैसे ही बंटवाने का नंबर आता तो याद आता हम भी तो भूखे हैं। मन में विचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे कभी कभी तुम्हारे मन में आता होगा कि अब से पढ़ें, ये अब जीवन में कम से कम 10 बार विचार आ चुका होगा। अब तक जो हुआ तो हुआ, अब मन लगा के पढ़ें। विचार आता है, इसी बात नहीं हो नहीं पाता, पता नहीं था बीच में व्यवधान आ गया। जब तक पढ़ने में मन लगा तब तक स्त्री 2 का ट्रेलर लॉन्च हो। क्या है उसमें? गर्दन कटा है। भैया को पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद, अब इसके चक्कर में मूवी देखनी पड़ेगी। अब यूपीपी के एग्जाम को टेंशन नहीं कि 15 अगस्त को मूवी रिलीज हो रही है, उसकी टेंशन। पेपर का भरोसा नहीं, निकले ना निकले, लेकिन मूवी कंफर्म निकले। विचार मन में आते हैं अच्छे अच्छे, पर हो नहीं पाता। वही इस आदमी के साथ हुआ। इसने सोचा हम अपने वेतन का 45% दान करें, लेकिन जब हाथ से पैसा खर्च होने लगा तो इसकी आत्मा सब पका गई। अभी यहाँ ललित भैया यहाँ बैठे बोल रहे थे कि तुम लोग के लिए फ्री। 300 मूवी देखी? 300 स्पार्टन वाली आखिरी सीन में भाला फेंक के मारता है, अब वो बहुत अच्छी मूवी है। अगर एग्जाम से जब फुर्सत मिल जाए तब देख लो। हमारी फेवरेट मूवी भी वही, आखिरी सीन में भाला फेंक के मारता है। मतलब रियल स्टोरी है। अर्जेंटीना के एक कबीले के 300 लोग होते हैं और उस जमाने के
रोमन एम्पायर के सामने युद्ध लड़ने का फैसला लेते हैं। एक तरफ 300 योद्धा, दूसरी तरफ 10 लाख की सेना। और ये रियल स्टोरी है। 3 दिन तक युद्ध में रोक के रखते हैं। मतलब देखो, ये तो पक्का ही हो 300 ही हारेंगे, 10 लाख के सामने तो पक्का फूटेज हो। मुद्दा ये 3 दिन तक रोक के आगे नहीं बढ़ रहे। वैसे ही मन हुआ था हमारे भी कि भाला फेंक के मारे। वैसा कुछ नहीं जो बॉलीवुड फिल्मों में होता है कि हीरो आखिरी में भाला फेंक के मारेगा तो सही पड़ेगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मारता बड़ा था। ये अपने वेतन का कितने परसेंट खर्च करता है? सोचता है कि 45% दान कर। जैसे 11,475 रुपए खर्च होते हैं, कच्चे से हो जाता है। फिर ये कैलकुलेट करके देखता है, तो इसे पता चलता है कि इसको जो दान करना था, दान यही तो करना था, इसका 60% अभी तक दान हुआ। जो दान हुआ है वो उसके द्वारा निर्धारित राशि, यही तो थी निर्धारित राशि जो दान करनी थी, ये थी। इसका कितने परसेंट दान हुआ? बस इसे कैलकुलेट कर दो, हो गया। तो 5 से गया 9, 5 से गया 20, 9 से गया तो 12, 9 108, 6 बचा, 9 7 63, 4 बचा, 9 5 45, और 20 से 60 गया 3, 3 से गया 4, 1 5, फिर भाग गलत कर दिया। कहाँ से गलत किया? 9 से किया। 12 9 108, 6, 6 और 7, 9 से भाग किया, 12 9 108, 6 बचा, 7, 9 7 63, 9 5 45, ये 7 मिला। फिर 20 का यहाँ पे 20 से 60 गया 3, 3 से भाग किया तो 4 और 25, 4 25 का 100 से गुणा तो 42। एक नगर, एक नगर जिला जो भी लिखना चाहिए, एक नगर में 40%, एक नगर में 40% पुरुष विवाहित, एक नगर में 40% पुरुष विवाहित तथा 33.3% तथा 33.3% महिला विवाहित। एक नगर में 40% पुरुष और 33.1/3% महिलाएं विवाहित। यदि ये माना जाए कि सभी ने एक ही विवाह किया, यदि ये माना जाए कि सभी ने एक ही विवाह किया हो, इसको आदर्श विवाह की परिस्थिति भी बोलते हैं। आइडियल कंडीशन यही तो होगी ना कि हर बंदा एक ही शादी करे। यदि ये माना जाए कि सभी ने एक ही विवाह किया हो, तो इस नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग विवाहित? तो इस नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग विवाहित? कल भी तुम लोग को मैथ ही पढ़ा देंगे, मतलब मंडे से तुम लोग दोपहर में आने लगो तो
लेसन खत्म करने के लिए कल परसों की मैथ ही पढ़ा। हाँ, अब मिसलेनियस क्वेश्चन है, और मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे टफ पार्ट होते हैं। संडे को रीजनिंग पढ़ाएंगे या तो मेंसुरेशन पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन, आयत, वर्ग, त्रिभुज, अगर पढ़ाएंगे तो एक ही टॉपिक कुछ पढ़ा पाएंगे, या तो आयत या वर्ग या तो त्रिभुज। सबसे बढ़िया टॉपिक है मेंसुरेशन। मुझे नहीं हो रहा, आधी आधी वाला मसला फंस गया ना तुम्हारे आदमी, कहाँ से बताओ। हाँ, आंसर आंसर बोल रहे हैं नहीं, आंसर बोलना है बेटी। देखो, इस तरह के सवाल में आइडियल कंडीशन मानी जाती है। शादी की आइडियल कंडीशन यही होती कि जितने पुरुष विवाहित हों उतनी ही महिलाएं विवाहित। तुम सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने घर में देखो। हम तुम्हारे बारे में क्या जानते हैं, बात में तुम्हारा नाम भी नहीं जानते, तुम्हें से खाली खाली तुम्हारा नाम, जितने लोग हैं नाम हमें नहीं आता। कुछ अच्छा काम करो, नाम याद हो जाए तो बस बात। देख, निर्मल को टाइम हो गया ना पढ़ते हुए, इसलिए उसका नाम याद। अब जैसे तुम्हारे बारे में कुछ खास नहीं है, और एक बात तुम्हारे बारे में दावे से बता सकता हूं, तुम्हारे घर में जितने पुरुष विवाहित हैं उतनी ही महिलाएं भी, चाहे काउंट करके देख है। तुम्हारे घर में जितने पुरुष विवाहित उतनी ही महिलाएं विवाहित, क्योंकि अगर तुम्हारी दादी है तो बाबा भी होंगे, पापा है तो मम्मी भी होंगी। ऐसा तो है नहीं पापा पापा घर में 3 पापा, मम्मी नहीं है और तुम हो गए, ये सब तो चल नहीं ना। अगर तुम्हारे घर में भैया होंगे तो भाभी भी होंगी, नहीं तो भैया अगर तू आ गए भाभी है ही नहीं, मैटर ही नहीं। जीजा होंगे तो दीदी भी होंगे। तो जितने पुरुष विवाहित होते हैं उतनी विवाहित कौन होती है? ये किसी भी घर में होता है, किसी भी नगर में, जितने पुरुष विवाहित होंगे उतनी महिलाएं विवाहित। जैसे इस साल तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे घर में जितनी लड़कियों की शादी का कार्ड आया उतने ही लड़कों की शादी का भी आया। बताओ सब कैसे पता? बागेश्वर बाबा जी के पास पर्चा लिखना लाओ पढ़ना, लाओ लिखे। बता हम भी सकते हैं, बस हम अपने आगे बाबा लगाते हैं। अच्छा नहीं लगेगा। सबसे आसान काम है बाबा। कोई भी आदमी आ जाओ, उससे तुम्हें बस ये बोलना है कि आप जीवन में एक बार या 2 बार मरते मरते बचे। वो आदमी भले ना माने, उसकी मम्मी तुरंत बता देगी हाँ बचपन में हुए तो राही नहीं माने, डॉक्टर जवाब दे तब हम इनका उसूला लेके पक्का बता देंगे। मम्मी तुम्हारी पक्का कह देंगी कि हाँ उनको कर्म लगते तुम्हारे मारे।
उसके अलावा तुम्हें लोगों से ये कहना है कि आप सबके साथ अच्छा करते पर कोई मानता नहीं। हर इंसान को यही लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, शरीफ हैं, पर ये दुनिया सारी पापी है। और ज्यादा कहना हो तो कह दो कि तुम्हारी चाची ठीक है। हर घर की विलन चाची ही है। तुम्हारे यहाँ बुआ जो है, बुआ कम ही होती विलन, चाची जिम्मेदारी उठाए। इसी कारण हमने एक ही लड़का किया कि चाची नाम का प्राणी ना पैदा हो। तुम लोग भी इस चीज का ध्यान रखो। देखो पुरुष विवाहित कितने प्रतिशत है? 40% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर नगर की में 5 पुरुष हैं तो उसमें से 2 पुरुष विवाहित, ठीक है। अगर नगर में 5 पुरुष हैं तो उसमें से विवाहित कितने हैं? 2। और महिलाएं विवाहित है कितनी? इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? इसका मतलब नगर में महिलाएं कितनी और विवाहित कितनी? अच्छा, ऐसा अच्छा लगता है कि 2 पुरुष विवाहित है, 1 ही महिला विवाहित। शोभा देता है कि विवाहित महिला 1 है, पुरुष 2। हम लोग सभी लोग हैं, कोई पांडव टाइप तो है नहीं जो 2 3 4 4 5 5 सब एक ही से शादी करे पड़े। भले कलयुग चल रहा पर हम लोग इतने पापी नहीं। ठीक है। विवाहित महिलाएं कितनी? 1। और पुरुष कितने? ये नहीं हो। इनकी संख्या बराबर होगी। किसकी? विवाहितों की संख्या बराबर। पुरुष और महिलाओं की संख्या नहीं बराबर होगी। हम बोल रहे विवाहित पुरुषों की संख्या विवाहित महिलाओं की संख्या के बराबर। मतलब विवाहित पुरुष कितने? 2। तो विवाहित महिला की कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। अब 1 को 2 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 से गुणा। मैथ है, अगर 2 का गुणा ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। 1/3 की जगह क्या हो जाएगा? विवाहित पुरुष 2, विवाहित महिलाएं, नगर में विवाहित लोग, नगर की कुल जनसंख्या। तो किसी भी नगर की जनसंख्या उस नगर में रहने वाले पुरुष प्लस महिला होती। किसी भी नगर की जनसंख्या क्या होती? पुरुष प्लस महिला। तो पुरुष कितने? 5। महिलाएं कितनी? तो जनसंख्या कितनी? तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग विवाहित है, यही तो पूछा। तो कुल जनसंख्या 11 है, विवाहित कितने हैं? प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 से गुणा कर दोगे तो 400/11। 400 को 11 से भाग करोगे तो 11 3 33 7 बचे। 11 6 66 4 36 सही 4 बचे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आया? फिर से बता। समझने लायक बात सवाल में क्या है? बस इतनी सी बात है समझने वाली कि जितने पुरुष विवाहित होते हैं उतनी महिलाएं। ये सब अच्छा नहीं लगता कि विवाहित महिला 1 है, पुरुष 2, है ना। या किसी सवाल में विवाहित पुरुष 2 और महिलाएं 5 हो, ये सब नहीं चलता। कर सकते हैं, एक्स वाई ए बी कुछ मानना पड़ेगा। ये तो होते ही नहीं। मैथ के किसी भी सवाल को करने के मिनिमम 3 तरीके तो होते हैं, पर ये मेथड सबसे आसान है। अब इससे आसान तरीका नहीं होगा। इसके आगे फिर बताएंगे।